वैसे आप मुझे फुल टाइम उठवाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है, मगर मैं फिर भी बता दूंगा, क्योंकि हक और सच का बताना अच्छा है। ये इबलीस का किरदार है, ये इबलीसी किरदार है। चोर काबिल थोड़ी होता है। ये शब्द इबलीस को आप काबिल कह रहे हैं, मतलब ये हुआ ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हमने कर्जा लेके सैलरीज बढ़ाई है। मुझे दिल कर रहा था उठ के सैल्यूट करूं, क्योंकि एज अ पर्सन ऑफ फाइनेंस कोई मुझे ये कहे कि मैंने कर्जे पे छुरी लेके अपना गला काटा है, मेरे मरने के बाद इस छुरी का पैसा मेरे लवाहिकीन दे दे, मैं इतना ईमानदार हूं। क्यों नहीं करते इकोनॉमी को डिजिटाइज? आप 1 लाख रुपए शाम को सुबह लेकर निकले, शाम तक आपको 25 से 30 हजार रुपए से ज्यादा की असली रसीदें नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी $400 बिलियन नहीं है, कम से कम 800-900 ट्रिलियन डॉलर है। तो हर साल भी आप 10% ऑफ योर जीडीपी को अगर आप डिजिटाइज करके अपने नेट में लाना शुरू कर दें तो $40 बिलियन बढ़ती जाएगी। मतलब ये है कि अमेरिका से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मगर अमेरिका से दोस्ती यकीनन मौत मिलेगी आप। तो अगर कोई जनरल अमेरिकन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है ना, मुझे ये पता है कि अगले 2 महीने से 3 महीने में कोई इतना बड़ा काम हमसे करवाया जाएगा जो हम करना ही नहीं चाहते। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली खान। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जब कोई चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बजट आ गया, अब अवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट, रिलीफ बजट आ गया है। माइनस प्लस चीजें सब सब जगहों पर होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें चलती हैं। मैं चाह रहा हूं कि चलें, हम तनकीद नहीं करते, जो पॉजिटिव चीजें वो भी आप बयान कीजिएगा, मगर ओवरऑल बजट पर आपका क्या, जब आपने देखा इस गरीब दोस्त और अवाम दोस्त बजट को, तो क्या पहली सोच क्या आई सर? यार, पहली सोच तो ये आई कि 78 ईयर्स में आज तक पाकिस्तान में अवाम दोस्त बजट नहीं आया, नंबर वन। और दुनिया के 70% ममालिक में अवाम दोस्त बजट नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम दोस्त बजट तो कोई चीज होता ही नहीं है, और 78 ईयर्स में पाकिस्तान में कभी कोई अवाम दोस्त बजट आया ही नहीं है। ये सियासतदानों ने अपने एक ये टर्म निकाल ली है, अवाम दोस्त। अगर अवाम के दोस्त होते सियासतदान तो पाकिस्तान की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की होती। ओके। और 70% दुनिया के ममालिक में भी कोई अवाम दोस्त बजट नहीं आता है। हमारे पास वो वसाइल हैं ही नहीं। पिछले 58 ईयर्स में हम 24-25 टाइम्स आईएमएफ के पास जा चुके हैं, और फिर हम आईएमएफ को ब्लेम करते हैं, ऐसे जैसे आईएमएफ कराची एयरपोर्ट पे वफद आकर और अपने साथ क्लाशनिकोव लेकर वो इस्लामाबाद आया था और फाइनेंस मिनिस्टर को घेरे में लिया और बोला लो हमसे कर्जा, वरना हम मार देंगे। हम खुद जाते हैं कर्जे लेने के लिए, और जैसे ही कर्जा लेते हैं, हम मिलता है तो सेलिब्रेट करते हैं, कर्जा उतार देते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। 25 दफा से वही कर रहे हैं हम। और दो चीजें आप कह रहे थे ना, तनकीद नहीं। देखिए, तनकीद नहीं, तनकीद अलग चीज है और इस्लाहात की का मशवरा देना अलग चीज है। सियासतदान तनकीद करते हैं एक दूसरे के बजट पर। क्या आप चाहे जन्नती बजट भी पेश कर दें, दूसरी पार्टी वाला उस पर तनकीद करेगा। ना मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, ना मैं, और ये मेरा प्रोफेशन है फाइनेंस। तो देखें, 22% से इंटरेस्ट रेट 11% पे आ गया है, सो 800 बिलियन रुपीस इंटरेस्ट के बचे हैं पाकिस्तान को। ओके, ये एक अच्छी चीज है। किसी भी तरीके से देख लें आप, इन्फ्लेशन वो नीचे लेकर आए, छोड़ दें उस बहस को कि मैं क्या सोचता हूं कैसे लेकर आए, क्योंकि किसी चीज में रियल कीमतों में कमी तो नहीं आई है। तो दो चीजें अच्छी हुई हैं। उसके अलावा क्या कहूं मैं आपको, हमारे पास इतना इतने वसाइल ही नहीं है कि हम एक अच्छा बजट दे सके। मगर मेरी नजर में दो चीजों के लिए मैं हर साल इंतजार करता हूं आकार के इन दो चीजों में इजाफा होगा।
और वो है एजुकेशन, जीडीपी रेशो के लिहाज से एजुकेशन का बजट ज्यादा हो, और दूसरा हेल्थ का बजट ज्यादा हो। ये दो चीजें जो है ना, मेरी नजर में ये कौमें बनाती हैं। ओके, तो सड़कें कौमें नहीं बनाती। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कें ना बनाएं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कोई अनरियलिस्टिक इंसान नहीं हूं कि मैं ये कहूंगा कि खंडर बना दें पाकिस्तान को और सबको एजुकेटेड कर दें। नहीं, 2% ऑफ जीडीपी, नॉट इवन 2% ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन एजुकेशन। भाई एजुकेशन का बजट बढ़ाएं। और ये स्कूल बनाने वाले जो दिन है ना, वो चले गए। ये खांचों की चीजें करना कि जी 25 करोड़ रुपए का स्कूल बन रहा है। जब मैं मुशर्रफ की गवर्नमेंट में था, हमने 6,800 स्कूल, घोस्ट स्कूल्स आइडेंटिफाई किए थे। 6,800 घोस्ट स्कूल्स। ओके, हेलीकॉप्टर से मैंने दौरा किया था चंद इस अजला का, जहां पर मैप पे स्कूल था और मैं नीचे देख रहा था तो बंजर जमीन थी। अब आप क्या कहें, 25 साल हो गए इस बात को, मेरा बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। आई वॉज इन माई अर्ली 30s एट दैट टाइम। तो मैं, देखिए, एक चीज मुसलसल सही नहीं हो रही। आजकल क्या नया बज आया हुआ है, आईटी सेंटर्स। हम हमेशा ट्रेन के आखिरी बोगी में होते हैं वकार। दुनिया इस वक्त एआई सेंटर्स बना रही है और हम आईटी सेंटर्स के पीछे पड़े हुए। एआई, दुनिया एआई पे पहुंच गई है। और एआई की जिन हुदूद पे पहुंच गई है, मैं तो चाइना में देख कर आया हूं ना। और मैं, आई एम infatuated with the subject of artificial intelligence because the role it is playing in the financial markets. तो हम चले यार, आप डिग्री की जरूरत नहीं है, बच्चों को इंटर के बाद एआई के कोर्सेज करवाएं। ओके, आज से 5 साल के बाद आप देखेंगे कि 80% ऑफ द वर्ल्ड वो शिफ्ट टू एआई। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो। हर चीज एआई करेगी। मगर एआई से कौन करवाएगा? एआई इज जस्ट एन एजेंट। वो करवाएगा कौन? वो इंसान करवाएगा ना। तो आप वो इंसान पैदा करें इस मुल्क में जो एआई को सही तरीके से यूज कर सके। मुझे तो तो ये अच्छा यूज किया है। ये जो हमारा बजट बना है ये भी एआई से बना हुआ लग रहा है। काश के एआई से बना होता, वकार, बखुदा काश के एआई से बना होता, क्योंकि एआई झूठ नहीं बोलता ना। पाकिस्तान में रहने वाले किसी इंसान का इंटरेस्ट नहीं हो सकता जो बजट बनाया गया है जिस तरह से। नहीं नहीं नहीं, इंसान ही ने बनाया है। एआई एआई ज्यादा रहमदिल है। बेफिक्र रहें आप यकीन करें। एआई इज लेस बायस। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई बायस नहीं है, मगर एआई इज लेस बायस। यकीन करें, यू नो, फिरौन ज्यादा होगा, एआई कम होगा। तो हमारे मुल्क के जो बजट बने हैं ना, ये बजट सारा गोरख धंधा है मेरी नजर में। इसलिए कि अगर आप 2.7% ग्रोथ दिखा रहे हैं जीडीपी की, तो इसका मतलब ये है कि 9 महीने तक आपकी ग्रोथ वो थी नहीं, और आखिरी 3 महीने में आपकी ग्रोथ 5.5-6% हो गई, जिसकी वजह से आप 2.7% जीडीपी ग्रोथ पे पहुंच गए हैं। ये चीजें एक आम आदमी नहीं समझ सकता, और ना ही समझना चाहिए उनको। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे टेक्निकल सवाल नहीं पूछते। हम कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है और इसके साथ यहाँ पे भी दर्द हो रहा है और कंधे में बहुत दर्द होता है। वो कहता है यार हार्ट का टेस्ट करवा ले फौरन। एक मिसाल दे रहा हूँ, हम उससे टेक्निकल बातें नहीं करते। तो मुझसे जब आप बात करेंगे तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो नंबर्स हैं, मुझे ये फज्ड नंबर्स लगते हैं। ओके, और नंबर फजिंग हर थर्ड वर्ल्ड मुल्क में होती है, मगर हुदूद में होती है। ओके, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपनी मर्जी से सब चीज दिखाने के लिए कि जी इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हो गई है, आपने बेस ईयर ही चेंज कर दिया। आप 2020 से कंपेयर करें, इन्फ्लेशन अगर कम हुई है तो मुझे बता दें। आप 2023-24 तक इन्फ्लेशन, अगर एक 2 रुपए की चीज 70 की हो गई मिसाल के तौर पर, और वो 70 से 77 की हो गई अगले साल, तो आप कह रहे हैं देखें
70 से सिर्फ 77 की हुई, सिर्फ 7 रुपीज बढ़े हैं। अब ये नहीं दिखा रहे कि 2 रुपए से 70 की जो हुई थी उसका क्या करें हम। तो बहरहाल सर दो चीजें मुझे समझा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 75 साल में जितना हमने कर्जा लिया था उससे थोड़ा सा कम हमने 3 सालों में लिया है। और दूसरी तरफ हम जरी मुल्क हैं और ज़राअत हमारी तरफ पिछले साल 6 पॉइंट समथिंग उसकी थी ग्रोथ, और इस वक्त 0 पॉइंट समथिंग है। हम ज़राअत इंपोर्ट कर रहे हैं सर, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दिगर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों क्यों हम एग्रीकल्चर को डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, हम किस चीज को प्रोग्रेस के नेगेटिव प्रोग्रेस में लेकर नहीं जा रहे हैं। हम कहलाते थे, एक वक्त था जब मैं छोटा था, एग्रीकल्चरल मुल्क है कि ना हम जरिए मुल्क है और फख्र से कहते थे। और आज हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो आई थिंक 1.5% पे आ गई है, सॉरी नेगेटिव में आ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मिडिल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सब पीछे चले गए। मैं देख रहा था कोई वीडियो जिसमें किसान जिन्होंने भिंडी उगाई थी वो 1 रुपए किलो भिंडी लोग खरीद कर अपने गायों को भैंसों को खिला रहे थे, सॉरी अपनी भैंसों को खिला रहे थे। दिल दुखता है वकार। ये किसान है, ये लैंडलॉर्ड नहीं है, ये वडेरे नहीं है जिनकी 6000 एकड़ ज़रई जमीन है। ये हमारे वो किसान है जिसके पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 20 एकड़ है। फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ गई है, बिजली की आउटपुट बढ़ गई है, सोलर के ऊपर भी 18% टैक्स लगा दिया है। दुनिया की कौन सी हुकूमत है जहां बिजली इतनी महंगी हो और वो सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा दे? मतलब लिटरली मैं अस्पताल जाके कहूं कि जी मेरे सर में दर्द हो रहा है और वो मेरे हाथ पे टाके लगा दे। आप हंस रहे हैं, आप सुन के हंस रहे हैं, और यही हो रहा है इस वक्त। सोलर को तो और सस्ता करना चाहिए, सोलर पैनल्स को, ताकि मगर वो इसलिए सस्ता नहीं करते कि सियासतदानों के आईपीपीस हैं, सियासतदानों के फ्रंटमैन के। देखिए मैं तो सच बोलूंगा, सियासतदानों के फ्रंटमैन जो हैं उनके आईपीपीस हैं, तो वो आईपीपीस को तो बंद नहीं करेंगे। उनकी तो डायरेक्ट डॉलर में पेमेंट होती है, कैपेसिटी पेमेंट भी है, चाहे उनसे खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो उन्होंने कहा यार सारी कौम अगर सोलर पे चली गई तो हमने जो 200, 300, 400 मिलियन डॉलर के आईपीपीस लगाए हैं, इनका क्या होगा? फिर पिछले सालों में हमने सोलर सस्ता क्यों किया था, सब्सिडी क्यों दी थी, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों खत्म की थी? इसको कहते हैं एडहॉक डिसीजंस। इसी को तो कहते हैं एडहॉक डिसीजंस। इस मुल्क को तबाह किसने किया है? इन डिसीजंस ने, इस किस्म के डिसीजंस ने, जिससे अवाम का एतमाद, चाहे वो कोई हुकूमत हो, जब एडहॉक डिसीजंस लेंगे तो आपकी अवाम का आपके ऊपर एतमाद उठ जाएगा। और अगर आपकी अवाम का आप पे एतमाद उठ गया तो आप जन्नती बजट भी देंगे तो उसमें से लोग खामियां ढूंढ के पहले वो निकालेंगे। कोई गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट ने बेहतरीन बजट नहीं दिया है आज तक। हर बजट में चंद चीजें अच्छी होती है। मुझे सब में बड़ा दुख जो हुआ था कि ये जो मुसाफिर खाने बंद हुए थे और ये जो दस्तरखान बंद हुए थे, बखुदा, okay, I am ashamed to say that I belong to a class of society where मेरी जिंदगी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता किसी बजट का। I am ashamed to say। जैसे मैं अपने आबा और अजदाद के बारे में कहता हूँ ना, वो नवाब, वो सब मैंने कहा था ये सब डाकू थे पहले, सॉरी। मेरे खानदान वाले कहते हैं कि मैं आई एम अ ब्लैक शीप इन द फैमिली। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया से उठ के आकर हिंदुस्तान में रियासतें कायम कर ली, अगर 1000 गज की जमीन पे भी आप कब्जा कर ले तो आप डाकू हैं। वहां तो पूरे मुल्कों को कर लिया, अपने आप को मीर कहला लिया, अपने आप को निजाम कहला लिया। भाई जस्ट बिकॉज आई हैव दैट ब्लड लाइन डजंट मीन कि मैं हुर नहीं बन सकता। मैं 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन के साथ हो सकता हूं, मतलब हक की तरफ जा सकता हूं।
मैं और बन सकता हूं। तो मैं तो आज तक यही कहता हूं कि जो जो मुझे उन गरीबों का दुख है, क्योंकि मैं जब से इस्लामाबाद में रहता हूं वकार, मुझे सर्दी का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में, मैं तो हमेशा सर्द ममालिक में ही रहा हूं बाहर, मगर इस्लामाबाद में बखुदा दिल फटता था मेरा ये देखकर कि कोई, मतलब ये तो ऐसी चीज भी नहीं है ना कि कोई रोड पे बैठा हुआ हो, आप उसको क्या कहेंगे, एक एक 2,000 3,000 4,000 5,000 रुपए दे देंगे उसको, वो बेचारा रूम तो नहीं मिल सकता ना उसको 5,000 रुपए में, और वो भी एक रात के लिए। तो ये जो मुसाफिर खाने बने थे, ये सब चीजें, इनके लिए मेरा दुख, बहुत दिल दुखता है। इस बजट में मैंने कोई चीज ऐसी नहीं देखी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैंने देख लिया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो कर दिया है, मगर बेवा जो पेंशनर्स हैं उनको 10 साल, अगर आपका शौहर मर जाए तो आप बेवा हैं तो 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी, ये तजवीज दी गई है। कोई, मेरी बहन मेरी बेटी 40 साल की उम्र में बेवा हो जाती है और उसके कोई बेटे नहीं है, और आजकल तो ऐसी औलादे हैं कि बेटे हो वो भी क्या पालेंगे अपनी माँ को, मतलब मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी। बेटे नहीं है, वो 40 साल की है, वो 75 तक भी जिंदगी गुजारती है अगर, तो 50 साल के बाद, 25 साल तक उसके बाद कहां से आएगा पैसा, क्या करेगी वो? ऐसे मशवरे और ऐसी तजवीजें देने वाले कौन है? वो सोचते नहीं, या एआई भी तो ऐसा नहीं बना सकता? मैं इसीलिए तो एआई की तारीफ कर रहा हूँ मैं तो पहले से कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि एआई हमारा बजट बनाए अल्लाह करे और एआई को वो मैनिपुलेट ना करे, क्योंकि एआई प्रॉम्प्ट्स के जरिए मैनिपुलेट भी हो सकती है। अगर आप उसको कहे थोड़ी सी टेढ़ी चीज बना कर दो तो वो टेढ़ी चीज बना कर देगा। मगर मेरा सवाल वही है कि हमने अपने मुल्क की ज़राअत खत्म करके इंपोर्ट क्यों शुरू की? इसमें क्या फायदा, किसका फायदा और किसका नुकसान होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए या बाबंगे दोहल जवाब चाहिए? वो जवाब चाहिए जिसकी वजह से हम बैन है सर। इंपोर्ट करने में खांचा है किसका? हुकूमत का, डॉलर में खांचा है। हुकूमत कहती है हम अवाम दोस्त हैं, हम इस मुल्क में। ओके, अगर आप आवाम दोस्त हैं तो आपने पिछले 25 साल में कपास की फसल को तबाह क्यों कर दिया? अगर आप आवाम दोस्त हैं तो आप दाल इंपोर्ट क्यों करते हैं, लेंटल्स? अगर आप आवाम दोस्त हैं तो किसानों को सब्सिडी बिजली की इतनी क्यों नहीं देते, कि फर्टिलाइजर में सब्सिडी इतनी क्यों नहीं देते कि चाइना के जैसे आप लिफ्ट करें, इन गरीबों को ऊपर लेकर आए? आप सरप्लस क्यों नहीं पैदा करते एग्रीकल्चर में कि आप एक्सपोर्ट कर सके? आप फार्म टू मार्केट रोड्स क्यों नहीं बनाते ताकि किसानों के लिए आसानी हो? आप कोल्ड स्टोरेजेस रास्ते में क्यों नहीं बनाते हर जगह, ये किसान अपना माल लाके वहां रखे और बेकार ना हो? 32% एग्रीकल्चर में वेस्टेज है, किसान के घर से, किसान की फसल से मार्केट तक 32%। 1 करोड़ रुपए का माल लेकर निकल रहा है तो 68 लाख रुपए का माल बच जाता है उसका। ये हायर साइड पे है, 12-14% तो होता ही होता है, क्योंकि बीच में कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, दूसरे स्टोरेजेस नहीं है। क्या आप क्या बात करते हैं कि ये ऐसे कोई होने देता है? आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट करने में आपकी पेमेंट बाहर जा रही है, एक तो आपका डॉलर का नुकसान हो रहा है, ऊपर से आपने वहां क्या तय किया बेचने वाले से, 10 रुपए ऊपर तय कर लिया, 25 रुपए ऊपर तय करके अपने स्विस अकाउंट में डलवा लिया, दुबई के अकाउंट में डलवा लिया, लंदन के अकाउंट में डलवा लिया, अल्लाह के जाने क्या कर लिया। तो आप कैसे आप क्या कह सकते हैं कि अवाम दोस्त है या एग्रीकल्चर को तबाह करना? हम तो हर चीज पे इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने आज तक दुनिया की कोई इकोनॉमी वकार एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे ग्रो नहीं होती दुनिया की। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू एक्सपोर्ट अ लॉट, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, मगर इट इज नॉट अ कैटलिस्ट फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो अनलेस आपकी इंडिजिनस इकोनॉमी ग्रो हो रही हो।
चाइना इज एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री, मगर उसकी अपनी इंटरनल इंडिजिनस इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनको अच्छे तरीके से पॉलिसीज बनाकर दी। हम तो जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी इनपुट को इंपोर्ट करते हैं। आपने आज तक, आपने मतलब किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी को फरोग होने ही नहीं दिया। 92% of the credit from the banks is taken by the government. 92% गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, तो बचा ही क्या है आपको छोटे बिजनेसेस को देने के लिए? कि मैं मजाक है ये? आपको मैं कितनी हजार अनोमलीज बता दूं इस इकोनॉमी की, जो कॉमन सेंस बखुदा देखें, किसी ने 20-25 बिलियन डॉलर रिश्वतों में बना लिया, लानत हो अल्लाह की उस पर, मगर एक मैं बात कह रहा हूं, बना लिए। अब अल्लाह का वास्ता मीर मोहम्मद अली खान हूं मैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी हिर्स के ऊपर ढक्कन लगा दे। ओके, अब ढक्कन लगा दे। आपने 25 बिलियन डॉलर बना लिए ना, आपकी 4 नस्लें बैठ के खा सकती है। ओके, आपको 70 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट खरीदने की हिर्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास 18 क्या कहते हैं बेंटलीज होने की हिर्स नहीं होनी चाहिए। आपने बना लिया ना, चले हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। 99% ऑफ द गवर्नमेंट है करप्ट, वन वे और दी अदर, मगर हिर्स को कैप किया जाता है। हमारे यहां तो हिर्स की कोई कैप ही नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा बता दें, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो ये खर्चे होते हैं, ये खर्चे जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये हुकूमत कैसे लगाती है? जो इंपोर्ट करने वाला होता है यहाँ पर बिजनेसमैन, वो किकबैक एक सेकेंड, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे होता है ये? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे आप मुझे फुल टाइम उठवाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है, मगर मैं फिर भी बता दूंगा क्योंकि हक और सच का बताना अच्छा है। ओके, फर्ज कीजिए आप 10 रुपए किलो कोई चीज वहां बाहर से ब्राजील से खरीद रहे हैं, शुगर खरीद रहे हैं, ऐसी मिसाल दे रहा हूं क्योंकि वो शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। 10 रुपए किलो शुगर खरीद रहे हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप 14 रुपए किलो पे हमें बेच दें। ओके, और वो जो 4 रुपए है वो मेरे हैं, और जब हम आपको पेमेंट करें तो आप उसमें से 4 रुपए निकाल के पर किलो, जो 70 मिलियन डॉलर मेरे बनते हैं, वो इस जगह भेज दें। बस सिंपल, दैट्स हाउ यू मेक मनी इन इंपोर्ट बेस्ड। और जो बेचने वाला है उसे ये फायदा होगा कि उसका माल बिक जाएगा। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके पास माल रुका हुआ है, वो भी हाईएस्ट प्राइस पे बेचेगा। जब आपको वो रिश्वत देगा तो उसने तो आपकी दुखती रख पकड़ ली है। वो 10 रुपए पे थोड़ी वो 10 रुपए पे बेचेगा आपको, मगर वो असल में 7 रुपए का होगा या 8 रुपए का होगा। फिर जब भी जो भी हुकूमत या जो भी किसी भी ऑफिस होल्डर जब ये इंपोर्ट की इजाजत देता है, और अगर उस मुल्क में कैपेसिटी है वो चीज बनाने की, वो नहीं बन रही और बाहर से आ रही है, तो इट मीन्स वो खांचा ले रहा है, वो क्लियर है। देखिए, कितना खांचा ले रहा है वो अलग बात है। दुनिया में खांचा हर किस्म का होता है। जो बाइडेन के बेटे ने भी खांचा लिया था, वो भी पकड़ा गया। ओके, हंटर बाइडेन जो था। ओके, इंडिया में भी पकड़े गए हैं। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट जो है वो पकड़ा गया है। जापान में करप्शन में पकड़े गए हैं, इंग्लैंड में करप्शन में पकड़े गए हैं, हर जगह पकड़े गए हैं। ये बस ये होता है कि कौन कितना लेता है। कोई 2% पे खुश हो जाता है, कोई 20% पे भी खुश नहीं होता। तो मैं तो ये काबिलियत तो समझे आपके सियासतदानों की, चले मुल्क नहीं चल रहा मगर अपने लिए तो इतनी काबिलियत है, अभी तक पकड़े नहीं गए। नहीं, काबिलियत नहीं है बेटा। मैं एक बात अगर इनकी काबिलियत होती ना, तो ये किसी कंपनी में क्लर्क भी नहीं लग सकते। नहीं सर, चोरी करने की तो काबिलियत है ना, खांचे ले रहे हैं। नहीं, ये काबिलियत नहीं है, ये इबलीस का किरदार है, ये इबलीसी किरदार है। क्यों काबिलियत कहें हम? हमारे इतने अच्छे काबिल काबिल बच्चे हैं, काबिल काबिल लोग हैं, वो काबिलियत होती है। चोर काबिल थोड़ी होता है। ये इबलीस को आप काबिल कह रहे हैं, मतलब ये हुआ ना कि यार क्या शैतान है, क्या दिमाग है, क्या काबिल है। नहीं, काबिल नहीं है, इबलीसी है। उसे बनाया ही अल्लाह ने उस तरीके से। अल्लाह कहता है ना, मैंने चंद दिलों को फासिक व फाजिर कर दिया है, जिस मतलब ठप्पा लगा दिया है, कालिक मल दिए उनके ऊपर। ये वो है।
और हमारे यहाँ बेहतरीन सियासतदान भी है यार, हर पार्टी में बखुदा। प्रॉब्लम यह है कि उनको आगे नहीं आने दिया जाता। खानदानों का कब्जा है कि मैं मान ही नहीं सकता। मैं जानता हूं बेइंतहा सियासतदान मेरे दोस्त हैं, एक से एक अच्छे सियासतदान है यार। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, ताज हैदर थे, इकबाल हैदर थे, बेहतरीन किस्म के हैं। नून में बेहतरीन किस्म के हैं, एएनपी में बेहतरीन किस्म के हैं, एमक्यूएम में भी बहुत अच्छे अच्छे थे। मगर प्रॉब्लम यह है कि गंद पाकिस्तान में उभर के सरफेस पे आ जाती है, और वो जो अच्छे होते हैं वो अपने ही वजन से, अपनी इल्म के वजन से, अपने जहन के वजन से डूब जाते हैं, उनको कोई देखता नहीं है। और जो हल्के होते हैं, जात में भी, काबिलियत में भी, जहनियत में भी, वो उभर के झाग की तरह ऊपर आ जाते हैं। ये दिस इज द प्रॉब्लम। कमाल तो जी सर। बहरहाल ये जो हमने एक हिमालय से ऊंचा कर्जा ले लिया है, ये हम कैसे उतारेंगे? तो ये आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है बेटा? सर डिफॉल्ट हो जाएंगे फिर। नहीं नहीं, आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है? सर बाय मुझे, नेचर। मैं बहुत ही तंजिया होके कह रहा हूं, मैं बेइंतहा तंजिया होके कह रहा हूं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हमने कर्जा लेके सैलरीज बढ़ाई है। मुझे दिल कर रहा था उठ के सैल्यूट करूं, क्योंकि एज अ पर्सन ऑफ फाइनेंस कोई मुझे ये कहे कि मैंने कर्जे पे छुरी लेके अपना गला काटा है, मेरे मरने के बाद इस छुरी का पैसा मेरे लवाहिकीन दे दे, मैं इतना ईमानदार हूं। खुदकुशी भी करूंगा, कर्जे पे छुरी लेके अपना गला भी काटूंगा, और वसीयत में लिख के भी जाऊंगा कि इस छुरी का पैसा जो है वो जिससे मैंने कर्जा लिया था दे दे। ये कर्जा हम कैसे देंगे यार? डॉलर में कर्जा ले रहे हैं, रुपयों में वापस कर रहे हैं, रिफॉर्म्स हम करते नहीं हैं। कोई रिफॉर्म नहीं किया हमने आज तक। हम टैक्सेशन में रिफॉर्म करें, एआई को ले आए, लेट एआई ऑडिट स्मॉल बिजनेसेस। पाकिस्तानी कर्जा देने से, टैक्स देने से नहीं डरते वकार, पाकिस्तानी डरते हैं एफबीआर का फोन आ गया। जैसे हम छोटे थे तो वालदा हमें डराती थी ना, चुड़ैल आ जाएगी। मुझे तो डराती थी, मुझे अभी तक याद है, चुड़ैल आ जाएगी, सो जाओ। और दिल नहीं करता था, हम 7-8 साल के थे, सुबह स्कूल उठना था, चुड़ैल आ जाएगी। तो वो एफबीआर की तरफ से जो फोन आता है ना, वो चुड़ैल आ गई। तो यार ऑडिट एआई से करवा दे। जब पता हो एक इंसान को कि यार मैंने गलती की है, टैक्स कम दिया है मैंने, एआई इसको ईमानदारी से कर रहा है, मैं इसको कंटेस्ट भी कर सकता हूं, जो भी किया उसके बाद वो ले ले कर्जा। डिजिटाइज करें पूरी इकोनॉमी को। क्यों नहीं करते इकोनॉमी को डिजिटाइज? आप 1 लाख रुपए शाम को सुबह लेकर निकले, शाम तक आपको 25 से 30 हजार रुपए से ज्यादा की असली रसीदें नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी $400 बिलियन नहीं है, कम से कम 800-900 ट्रिलियन है। तो हर साल भी आप 10% ऑफ योर जीडीपी को अगर आप डिजिटाइज करके अपने नेट में लाना शुरू कर दें तो $40 बिलियन बढ़ती जाएगी। जीडीपी ग्रोथ चाहे कम रहे, मगर डिजिटाइजेशन के जरिए चाइना आपके ख्याल में कैसे इतने ऊपर गया है? चाइना ने हर चीज डिजिटाइज कर दी है। तो अपनाया है। वीचैट से वीचैट से पैसे जाते हैं हर चीज के। वहां मैंने कोका कोला लिया, लिटरली रात के 2-2:30 बजे होटल से बाहर निकला मैं, बराबर 7-Eleven थी। मैंने उसको वार्न दिए ना, उसने ऐसे करके मुझे देखा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। फिर उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उसने बोला नो वी चैट। मैंने बोला नो वी चैट पाकिस्तानी। तो उसने ऐसे देखा मुझे कि ये पागल आदमी पैसे लेके घूम रहा है रात के 2:30 बजे, यू नो। तो हम तो डिजिटाइज करते ही नहीं है ना किसी चीज को, क्या करें बकार। सर बहरहाल पाकिस्तान एक और मामले में बहुत रेलिवेंट है। ये मायशत और इकोनॉमी और बजट में तो बेड़ा गर्क हो गया है। अमेरिकन एक जनरल ने बैठ के हमारी बड़ी तारीफें की हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जो जंग लड़ी वो कमाल है। पाकिस्तान के फैन हो गए हैं। तो मुझे ये वो सुनी, उन जनरल साहब की जो बात सुनी और स्टेटमेंट्स जो देखी, मुझे
मुझे अंदर से अच्छा लगा कि यार चलें, अमेरिका नाम तो ले रहा है हमारा, हमें तो। होए 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 होए। अमेरिका ने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट पैदा किया था मेरे ख्याल में पिछले 200 साल में, डॉक्टर हेनरी किसिंजर। ओके, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। आई डोंट लाइक हिज द वे ही थिंक्स और ही थॉट, मर गया। मगर उसने कहा था, टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, to be an enemy of America is dangerous. To be a friend of America is fatal. तो मैं अपने उर्दू स्पीकिंग नाजरीन को बता दूं, उसका मतलब ये है कि अमेरिका से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मगर अमेरिका से दोस्ती यकीनन मौत मिलेगी आप। तो अगर कोई जनरल अमेरिकन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है ना, मुझे ये पता है कि अगले 2 महीने से 3 महीने में कोई इतना बड़ा काम हमसे करवाया जाएगा जो हम करना ही नहीं चाहते। ओके, क्या पॉसिबिलिटी? और आप लिख लीजिए, वो ईरान पे हमला हो, अगर चाहे वो हो सकता है, चाहे वो इंडिया के आगे हमें लिटाना हो ट्रेड में, चाहे वो हो सकता है, जिसकी मुमकिनात कम है इंडिया वाले। मगर इस वक्त जो हॉटेस्ट टॉपिक है नेतन्याहू का ईरान पे अटैक करना, तो हमसे पता नहीं क्या करवाया जाएगा। नवाब साहब आप कमाल करते हैं, आपको पता है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, वो तैयार बैठे। एब्सोल्युटली नॉट किसको कहेंगे, ईरान को या अमेरिका को? अमेरिका को कहेंगे, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह ने मौका मिले और वो अमेरिका को कहें। अरे, शर्त लगाना हराम है बेटा, आपको मैं चाय पे ले जाऊंगा अगर उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और आप मुझे चाय पे ले जाना अगर उन्होंने ईरान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया।